नमस्ते साथियों, आज हम समझेंगे परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता क्यों और कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन। परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता तब पड़ती है जब कोई परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट या पालियों में कराई जाती है। किसी परीक्षा को एक से अधिक शिफ्ट और पालियों में कराए जाने के पीछे कारण होता है उस परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या बेहद अधिक होना, इतना अधिक होना कि किसी संस्था, आयोग या परीक्षा एजेंसी द्वारा सभी परीक्षार्थियों की परीक्षा एक साथ लेने में अपने आप को अक्षम मान लेना। ऐसी स्थिति में जब परीक्षार्थियों की संख्या बहुत अधिक हो और उनकी परीक्षा एक शिफ्ट में नहीं ली जा सकती, इस स्थिति में परीक्षार्थी पूरा सहयोग देते हैं किसी परीक्षा एजेंसी को या किसी आयोग का कि उन्हें और पूरे मनोयोग से एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा देने के लिए वे तैयार रहते हैं। लेकिन यदि किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या इतना है कि उनकी परीक्षा एक शिफ्ट में कराई जा सकती है, तो आयोग या किसी परीक्षा एजेंसी को चाहिए कि उनकी परीक्षा एक ही शिफ्ट में करा ली जाए, क्योंकि एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा कराए जाने पर परीक्षार्थियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा कराए जाने पर कोई ना कोई परीक्षार्थी किसी न किसी तरह से अन्याय का शिकार हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि उसके साथ वो किस तरह से परेशान रहता है और उसके साथ किस तरह से अन्याय हो जाता है। कोई 3 परीक्षार्थी हैं, जैसे ए, बी और सी। तीनों की तैयारी एक जैसी है, एक साथ रहते हैं और टेस्ट देते हैं, तो तीनों के नंबर बिल्कुल आसपास आते हैं, चाहे जिस लेवल के भी पेपर कराए जाते हों। लेकिन एक साथ कराए जाने पे सब एक ही पेपर में तीनों बहुत आसपास नंबर पाते हैं। लेकिन जब परीक्षा देने जाते हैं तो अलग अलग शिफ्ट होने के कारण तीनों का शिफ्ट अलग हो जाता है। एक हार्ड शिफ्ट में पड़ जाता है, एक मॉडरेट लेवल वाले में पड़ जाता है और एक ईजी और वेरी ईजी वाले में पड़ जाता है। अब तीनों की तैयारी एक जैसी है तो इनका जो वहाँ पे स्कोर होता है बहुत मिलता जुलता आसपास ही होता है इस परीक्षा में। लेकिन जो ही इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है तो इसमें से किसी न किसी के साथ अन्याय हो जाता है और कोई पीछे छूट जाता है और परीक्षा से बाहर हो जाता है। तो एक तो अन्याय ऐसे हो जाता है। दूसरा, जब परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में जाता है और जाते ही उसे हार्ड क्वेश्चन मिल जाता है तो वो एक तो अंदर से उसका मनोबल कमजोर होने लगता है और उसे प्रश्नों को हल करने में समय अधिक लगता है, समय जो है उसको अधिक लगने लगता है। तो ऐसा होता है कि जो हार्ड लेवल वाला में पड़ जाता है वो लास्ट के कुछ प्रश्न को देख ही नहीं पाता, पढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि समय उसका इसी में चला जाता है। तो उसके प्रश्न छूटने के चांस हो जाते हैं, तो कुछ प्रश्न उसके छूट जाते हैं। जो मॉडरेट लेवल वाले में होता है वो धीरे धीरे करते हुए किसी तरीके से अंतिम तक पहुंच जाता है, लेकिन वो भी उस उत्साह के साथ नहीं कर पाता। उसे लगता है कुछ संभावनाओं के साथ 50-50, कई प्रश्नों में 50-50 के उसमें लगते हैं कि हाँ ये सही हो सकते हैं, ये सकते हैं, इसको भी समय लगने लगता है। जो इजी वाले में पड़ जाता है वो आसानी से करते हुए आगे बढ़ जाता है। तो इसमें ये इसके साथ या इसके साथ या इसके साथ नॉर्मलाइजेशन के बाद किसी न किसी के साथ किसी न किसी रूप में अन्याय हो ही जाता है और कोई ना कोई इसमें से बाहर हो जाता है। तीसरा, कभी कभी क्या अक्सर हम देखते हैं कि जो परीक्षार्थी होते हैं उनकी परीक्षा की तैयारी किसी एक ही स्रोत से अधिक अधिक होती है। सभी परीक्षार्थी जितने होते हैं उनका स्रोत तैयारी करने का एक ही जगह से होता है। सब खासकर कुछ जहाँ से प्रश्न अधिक आते हैं वहाँ से तैयारी करते हैं। तो उसमें होता यह है कि किसी किसी शिफ्ट में जहाँ से बच्चे अधिक तैयारी किए हैं या जो थोड़ा पॉपुलर पुस्तक है या कोई संस्था है उसके प्रश्न अधिक बना दिए गए और उसके अलावा जो शिफ्ट हैं उनमें कहीं बाहर बाहर से अलग से प्रश्न रख दिए गए। अब इसमें उसके साथ ए और बी और सी ए जो हैं इनके साथ अन्याय कैसे होगा? तो अगर जो किसी पॉपुलर स्रोत वाले या कोचिंग से प्रश्न अधिक बना दिए गए तो ये तो कर लेगा पूरा, ये तो अधिक क्वेश्चन कर लेगा, लेकिन ये दोनों बहुत कम कर पाएंगे। तो इस प्रकार परीक्षार्थियों के साथ ऐसे अन्याय हो जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे कारण हैं परीक्षार्थियों के साथ अन्याय होने के, एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा होने पर। इसके अलावा कुछ मानसिक समस्याएं परीक्षा के बाद भी परीक्षार्थियों में बना रहता है और उसके पहले भी। तो पहला, एक तो भ्रम की स्थिति उनमें बन जाती है। भ्रम इस बात की होती है कि उनका स्कोर परीक्षा में प्रदर्शन अच्छा रहता है, स्कोर भी अच्छा किए रहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भ्रम रहता है कि वो कौन से शिफ्ट में पढ़ेंगे, हार्ड वाले में पढ़ेंगे, मॉडरेट लेवल वाले में पढ़ेंगे या इजी वाले में पढ़ेंगे।
यदि इसमें से किसी में पढ़ेंगे तो उनका नॉर्मलाइजेशन, उनके अंक कैसे मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन में, तो इसे लेकर परेशान रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, तो वो परीक्षा रिजल्ट आने तक परेशान रहते हैं। दूसरा क्या हो जाता है नॉर्मलाइजेशन, जब एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा कराया जाता है, एक तो हम देखते हैं कि जब ऐसे एक शिफ्ट में परीक्षा कराया जाता है तो उसके रिजल्ट आने में बहुत देरी हो जाती है। तो जब उसी परीक्षा को एक से अधिक शिफ्ट में कराया जाएगा और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, तो इस कारण उनमें तो देरी होने की और संभावना है। एक तो रिजल्ट ऐसे ही देरी से आती है और एक से अधिक शिफ्ट में कराए जाने पर नॉर्मलाइजेशन को जैसे हो सकता है कि रिजल्ट में और देरी हो जाए। तो रिजल्ट में देरी ना हो और अगर परीक्षार्थियों की संख्या इतनी है कि एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जा सकती है, तो ये प्रयास करना चाहिए कि एक समय से रिजल्ट आ जाए, इस कारण उस परीक्षा को एक ही शिफ्ट में कराया जाए। तीसरा क्या हो जाता है, तीसरा परीक्षार्थियों में इस बात को लेके समस्या बनी रहती है कि जब कोई परीक्षा एक शिफ्ट में कराई जाती है तो उस परीक्षा के प्रश्न पत्र या प्रश्न किसी न किसी रूप में लीक हो जाते हैं। तो जब उसी परीक्षा को एक से अधिक शिफ्ट में या पालियों में कराया जाएगा तो उसमें संभावना उसकी और बढ़ जाएगी, क्योंकि एक शिफ्ट में परीक्षा होने के बाद लोगों को अनुमान हो जाएगा कि ये परीक्षा कैसे कराई जा रही है, तो इसमें संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अगर ऐसी संख्या है कि उनकी परीक्षा एक साथ ली जा सकती है, तो इसमें भी प्रयास करना चाहिए कि उनकी परीक्षा एक ही शिफ्ट में हो जाए, कि इस तरह की जो संभावनाएं बन रही हैं वो न बने। चौथा कारण है, हम देखते हैं कि जब परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र आते हैं तो परीक्षा के बाद उनमें से हर प्रश्न पत्र में कोई कभी 2, 3, 4 या 5 प्रश्न डिलीट ही करने पड़ते हैं। तो एक प्रश्न पत्र बनाने में 4 से 5 क्वेश्चन डिलीट करने पड़ते हैं। तो जब एक 3 को प्रश्न पत्र बनाने पड़ेंगे या 4-5 प्रश्न पत्र बनाने पड़ेंगे तो उसमें तो प्रश्नों की गलती होने की संभावनाएं और अधिक हो जाएंगी। तो इन गलतियों से बचा जा सके, इस कारण परीक्षा को एक शिफ्ट में करा लिया जाए तो और बेहतर होगा। अगला, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। इसे लेकर परीक्षार्थियों में अक्सर भ्रम और अस्पष्टता की परेशानी देखने को मिलती है। उन्हें परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद तक इस बात का भ्रम रहता है कि उनका नंबर कैसे इतना अधिक हो गया, किसी का इतना अधिक हो गया, या हमारा इतना कम, या हमारा अंक इतना ही क्यों बढ़ा, इस तरह के लेके उनमें भ्रम होता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी छात्रों में नहीं होती है। तो इस कारण भी अगर एक शिफ्ट में परीक्षा हो जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन की समस्या ही समाप्त हो जाएगी और बच्चा इस परेशानी से बच जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं कि टीचरों द्वारा नॉर्मलाइजेशन को लेकर कैसे कैसे जानकारियां दी जाती है। किसी का कहना ये होता है कि कोई परीक्षा 3 शिफ्ट में हुई, तो इसमें कोई 3 पा गया, कोई 5 पा गया, कोई 7 पा गया, कोई 7 पा गया, 9 पा गया, 11 पा गया, कोई 11 पा गया, 13 पा गया और 15 पा गया। तो इसमें क्या होगा कि सभी शिफ्ट का औसत निकाला जाएगा। तो औसत निकालने पे मान लीजिए ये बीच वाला मिल गया। अब इसके अनुसार ये इसमें कितना कमी है, तो ये 4 कम है, ये कितना कम है, तो ये 4 कम है। तो इसके आधार पे इस शिफ्ट को 4 नंबर ऐड कर दिए जाएंगे और इस शिफ्ट को 4 नंबर दे दिए जाएंगे। तो ऐसे बताया जाता है इस शिफ्ट वाले को। कुछ लोग ऐसे बताते हैं, कुछ लोगों का कहना होता है कि मान लीजिए कि 2 परीक्षार्थी हैं और वे कि उनका नंबर है 100 नंबर है 120 में, और एक दूसरे परीक्षार्थी का नंबर है 100 120 में, तो इतना नंबर है। अब वो बताते हैं कि इनमें से जो विद्यार्थी, या मान लीजिए यही विद्यार्थी, जो विद्यार्थी कठिन प्रश्नों को किया है जिसको कोई नहीं किया है, तो ये जो कठिन प्रश्नों को किया है उससे नॉर्मलाइजेशन में लाभ मिलेगा, उससे अधिक नंबर मिलेगा। जो आसान आसान सवालों को करके 100 तक पहुंचा है उससे नॉर्मलाइजेशन में लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरह की बात मतलब बताते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि प्रश्नों को लेके, जैसे कोई 150 क्वेश्चन करके 110 पा गया, कोई 120 क्वेश्चन करके 100 पा गया, तो इसमें बताते हैं कि जो 120 करके 100 पाया है इसे नॉर्मलाइजेशन का लाभ अधिक मिलेगा और इसे नहीं।
या इससे कम मिलेगा। तो ऐसी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है नर्वेशन को लेकर, इसी कारण परीक्षार्थियों में भ्रम बना रहता है। लेकिन रेलवे और एसएससी अपने नर्वेशन के लिए नॉर्मलाइज स्कोर इक्वल टू एम जी टी माइनस एम जी क्यू बटा एम टी आई माइनस एम आई क्यू एम आई जे माइनस एम आई क्यू प्लस एम जी एम बट्टा क्यू, ये सूत्र मिलता है। और इसी सूत्र पे रख के नॉर्मलाइज स्कोर निकाला जा सकता है। तो क्या क्या होता है, किसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि टॉप 0.1% छात्रों का एवरेज स्कोर, छात्रों का एवरेज स्कोर सभी शिफ्ट में या ऑल शिफ्ट, सभी शिफ्ट में। इनका मतलब क्या होगा कि टॉप 0.1% छात्रों का एवरेज स्कोर सभी शिफ्ट में। इसका मतलब क्या हुआ? सभी छात्रों का, सभी छात्रों का सभी शिफ्ट में एवरेज स्कोर, सभी शिफ्ट में एवरेज स्कोर। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप 0.1% छात्रों का एवरेज स्कोर अपने शिफ्ट में, अपने शिफ्ट में। इसका मतलब क्या हुआ? सभी छात्रों का, सभी छात्रों का एवरेज स्कोर अपने शिफ्ट में, अपने शिफ्ट में। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये क्या है कि MGT, इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप 0.1% छात्रों का एवरेज स्कोर सभी शिफ्ट में। MGQ का मतलब क्या है कि सभी छात्रों का एवरेज स्कोर सभी शिफ्ट में, सभी शिफ्ट के सभी छात्रों का एवरेज स्कोर। इसका इसमें क्या हुआ, MTI में क्या है कि टॉप 0.1% छात्रों का एवरेज स्कोर अपने शिफ्ट में, केवल एक शिफ्ट में जिसमें ये परीक्षा व्यक्ति जिसका नॉर्मलाइजेशन नंबर मिलने वाला है। और MIQ का मतलब कि सभी छात्रों का एवरेज स्कोर अपने शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में जिसका ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकाला जा रहा है। EMIJ ये होता है इसका रा स्कोर, यानी कि जितना ये सही करके आया है अपना, जो परीक्षा में इसका जितना सही हो रहा है वो नंबर। इसके बाद MIQ, ये मतलब सभी छात्रों का एवरेज स्कोर अपने शिफ्ट में यहाँ रखेंगे, और प्लस MQM GM/Q, यानी कि सभी छात्रों का एवरेज स्कोर, सभी छात्रों का एवरेज स्कोर हाई स्कोर शिफ्ट में, हाई स्कोरिंग शिफ्ट में, जिसमें सबसे अधिक बच्चे नंबर लाए हैं उस शिफ्ट के सभी बच्चों का एवरेज स्कोर, हाई स्कोरिंग शिफ्ट में जो बच्चे लाए हैं उनका एवरेज यहाँ रख देंगे। तो इसमें देखिए नंबर कम होने का चांस कहाँ है, तो यहाँ नॉर्मलाइज जब होगा। और ये क्या है कि अपने शिफ्ट में सभी बच्चों का एवरेज स्कोर। तो अगर कोई छात्र इन एवरेज स्कोर वालों से कम नंबर लाता है, इन एवरेज स्कोर वालों से कम नंबर लाता है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन के समय नंबर कम पाने की संभावना है, अन्यथा सब में नंबर जुड़ता ही है। और जुड़ता है तो किस पे जुड़ता है, तो वो आपके व्यक्तिगत प्रदर्शन पे जुड़ता है, ना कि कोई शिफ्ट में। मान लीजिए कि आप पढ़ गए हैं किसी शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, ये शिफ्ट है, और इसमें 5 नंबर बढ़ाया गया, तो ये नहीं कि सभी लोगों का 5-5 बढ़ा दिया जाएगा।
अगर आपका स्कोर जिस तरह से है उसके आधार पे आपका नंबर जुड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन का आपको फायदा मिलेगा। अगर अधिक आपके सही रहेंगे तो आपको अधिक मिलेगा, कम सही रहेंगे तो आपको कम मिलेगा। यानी कि नॉर्मलाइजेशन वाले परीक्षा में सबसे जरूरी काम क्या है कि अधिक से अधिक अपने स्कोर को करना, न कि एक्यूरेसी देखना और न ही कठिन आसान ये सब देखना। जितना हो सके उतना आप सही करके आए। जितना ही आपका यहाँ पे नंबर रहेगा, आप कितना अटेम्प्ट किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, कौन सा कठिन किए हैं कि आसान किए हैं इससे भी कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो आपका सही कितना है। तो आपको ध्यान देना है कि कितना सही है, और आपका जितना सही है उसके हिसाब से ही आपको नॉर्मलाइजेशन नंबर का लाभ मिलेगा।